पहले अभी तक की सबसे बड़ी खबर, एनसीबी ने आज सुबह एक्ट्रेस और कॉमेडियन भारती सिंह के घर पर छापामारी की। उनके पति हर्ष भी वहीं पर मौजूद थे। छापामारी के दौरान भारती के फ्लैट से गांजा बरामद हुआ है। इसके बाद एनसीबी ने दोनों को समन भेजा और कुछ ही देर बाद एनसीबी मुंबई ऑफिस में दोनों पहुंचेंगे। दोनों से पूछताछ होगी। एनसीबी की रेड कुछ और जगहों पर भी लगातार जारी है। कॉमेडियन भारती के घर पर एनसीबी की टीम का छापा, जिसमें खबर आई कि गांजा बरामद हुआ है, जिसके बाद भारती सिंह और उनके पति हर्ष दोनों को समन भेजा गया है। कुछ ही देर बाद एनसीबी के अधिकारी दोनों से पूछताछ करेंगे, सवाल जवाब होंगे। ड्रग पैडलर के जरिए कड़ियां ये जुड़ी थी, वहीं से नाम आया था, क्योंकि कई ड्रग पैडलर्स को एनसीबी पकड़ में ले चुकी है, फिर उनसे पूछताछ हो रही है। निशानदेही पर लगातार एनसीबी की कार्रवाई और छापामारी जारी है। एनसीबी की टीम भारती से पूछताछ करेगी, उनके पति हर्ष से भी पूछताछ होगी। एनसीबी की रेड और समन हो चुका है। थोड़ी ही देर में पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। एनसीबी दफ्तर पहुंचने के लिए दोनों को कह दिया गया है। एनसीबी ने कई जगहों पर छापामारी की, ड्रग पेडलर्स की गिरफ्तारी हुई और उन्हीं की निशानदेही पर अब आगे की कार्रवाई हो रही है। एनसीबी के लिस्ट में अगला नाम कॉमेडियन भारती सिंह का है। भारती सिंह के घर पर एनसीबी ने रेड की है, वहां से बैंड सब्सटेंसेस बरामद हुए, ये कहा जा रहा है। इसी की सफाई देने के लिए एनसीबी ने भारती सिंह और उनके हस्बैंड को समन किया है, ताकि वो अपना स्टेटमेंट एनसीबी के समक्ष पर रिकॉर्ड करा पाए। ये बात जाननी होगी कि एनसीबी लगातार बॉलीवुड की उन सेलिब्रिटीज को आप कह सकते हैं टारगेट कर रही है जो इस ड्रग्स के कंजम्पशन में इन्वॉल्व है। पेडलर्स के थ्रू इन लोगों के, सेलिब्रिटीज के नाम सामने आते हैं। वेस्टर्न सबर्ब वर्सोवा, ओशिवारा, अंधेरी, इन इलाकों में ज्यादातर ऐसे ड्रग पेडलर्स काम करते हैं जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई करने का काम करते हैं। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। मुस्तफा जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। मुस्तफा, गांजा बरामद हुआ है, समन हो चुका है, कितनी देर में होगी पेशी? सवाल जवाब क्या कुछ हो सकते हैं? क्या जानकारी मिल पा रही है इस मामले में? बिल्कुल नवजोत, इस वक्त हम उसी बिल्डिंग के बाहर है जहां पर भारती सिंह रहती है। कुछ ही देर पहले जो एक्सक्लूसिव विजुअल आप आज तक की स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारती सिंह यहां से निकलकर अपनी कार में बैठी है और वो एनसीबी के ऑफिस के लिए रवाना हो चुकी है। उनकी कार हम बता दें कि बांद्रा पहुंची हुई है। कुछ ही देर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जो दफ्तर है बेलाड पियर में, उस पे वो और उनके जो हस्बैंड है वो लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना शुरू होगा। तो आपको बता दें हुआ क्या है। हुआ ये है कि ये पूरा इलाका वेस्टर्न सबर्ब्स का जो देख रहे हैं, ओशिवारा, वर्सोवा, यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री से, फिल्म जगत से जुड़े लोग रहते हैं और यहाँ पर ही ड्रग की सबसे ज्यादा खरीद फरोख्त होती है। एनसीबी ड्रग पेडलर्स को काफी मॉनिटर किए हुए इस इलाके में और उनको जब डिटेन किया जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि आपकी क्लाइंट की लिस्ट क्या है। और क्योंकि ये नामी गिरामी चेहरे हैं, ये जल्दी पहचान में आ जाते हैं। उसके बाद ऐसे लोगों के घर पर रेड होती है। एनसीबी तभी रेड करती है जब उनको ये कंफर्म टिप ऑफ मिला हो कि जिस पेडलर को हमने हाल ही में अरेस्ट किया है उसने ड्रग सप्लाई किया है और ये लाइक्लीहुड ज्यादा है कि गांजा या जो भी ड्रग्स खरीदा हुआ है वो घर पे बरामद मिलेगा। और आज वही हुआ, गांजा बरामद हुआ है और इसी के चलते स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए उन दोनों को एनसीबी के दफ्तर ले जाया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बार बार यही कार्रवाई कर रही है कि बॉलीवुड में जो ड्रग्स का नेक्सस है, उससे जो आम जनता में ड्रग्स का नेक्सस है, उससे एक मैसेज भेजा जाए कि अब ये जो सेवन है ये बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एनसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। हमारे साथ इस वक्त अरविंद ओझा भी हैं। अरविंद, क्या अपडेट आपके पास इस मामले में? अब आगे सवाल जवाब क्या हो सकते हैं, क्योंकि जितनी मात्रा में गांजा मिला है उस पर आगे क्या एक्शन हो सकता है? जी देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि जो गांजा बरामद हुआ है भारती और हर्ष के फ्लैट से, वो कॉमर्शियल क्वांटिटी में नहीं है, स्मॉल क्वांटिटी में वो गांजा बरामद हुआ है। हालांकि एनसीबी की टीम भारती को, उनके जो हस्बैंड है हर्ष, दोनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर ले गई है और अपने साथ ही लेकर गई है। समन किया और उसके बाद साथ लेकर ही गई है पूछताछ के लिए। वर्सोवा में रेड हुई है, लोखंडवाला में रेड हुई है, उसके अलावा वेस्टर्न सबर्ब में रेड हुई है। एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि न सिर्फ भारती और हर्ष की फ्लैट पर बल्कि इनके प्रोडक्शन हाउस पर भी रेड हुई है। देर रात सबसे पहले जो ड्रग पैडलर है उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से कॉमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग रिकवर हुआ है। उसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रेड किया और अपने साथ भारती और हर्ष को लेकर गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों जो सेलिब्रिटीज को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया, लेकिन उनके पास से कॉमर्शियल क्वांटिटी में जो ड्रग्स है वो रिकवर नहीं हुआ। इनके पास से ड्रग्स तो रिकवर हुआ लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में रिकवर हुआ।
जाहिर सी बात है चूंकि ड्रग्स घर से रिकवर हुआ है तो दोनों को साथ लेकर गई हैं। अब पूछताछ करेगी कि किनसे आपने ड्रग्स मंगवाया था, क्या और लोग भी इसमें शामिल हैं। बिल्कुल तो इस तरह के सवाल जवाब होंगे। लेकिन 3 जगहों पर रेड जारी है और एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि मुंबई में अभी कई जगहों पर उनका ऑपरेशन चल रहा है। अरविंद नजर बनाए रखिए, मुस्तफा शेख नजर आप बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास बड़ी खबर पर नजर आएगी। फिलहाल आगे लखनऊ से बड़ी खबर और सनसनीखेज खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी के एमएलसी अमित यादव के घर बर्थडे पार्टी के दौरान एक शख्स को गोली मार दी गई। ये वारदात हजरतगंज के लैप्लेस अपार्टमेंट की है, जहां पर देर रात ये घटना हुई। अमित यादव शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। फ्लैट में पंकज नाम का शख्स रहता था। 5 दोस्त यहां पर पार्टी कर रहे थे और इसी दौरान गोली चली। चारों युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। फ्लैट में मौजूद लोगों ने कहा कि राकेश पिस्टल लाया था, लेकिन बाद में जांच में पता चला कि एमएलसी के घर में रहने वाले शख्स पंकज की ही ये पिस्टल थी। लखनऊ में एक सनसनीखेज वारदात में सपा एमएलसी अमित यादव के घर पर गोली मारकर हत्या की का मामला सामने आया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डीसीपी सेंट्रल सोमेन वर्मा जी। सर, क्या वारदात थी, किस तरीके से वहां पर ये वारदात हुई है, कौन कौन लोग संदिग्ध हैं इसमें? ये जो वारदात अपार्टमेंट नंबर 201 के तहत हुई है कल रात में, इसमें एक विनय यादव नाम के लड़के के बर्थडे पार्टी में इसके 5 दोस्त इकट्ठे हुए थे। 5 दोस्तों में जो राकेश है वो मृतक है, जिसको गोली लगने से मौत हो गई। उसके बाद जो बाकी 4 दोस्त बचे, इन सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हिरासत में लेके जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि जो पिस्टल राकेश मृतक जो है वो लेके आए थे। मृतक के इस पिस्टल से जब छेड़खानी हो रही थी तो विनय के द्वारा इसके ट्रिगर दब जाने पे गोली निकलती है और जो है राकेश को लगती है, जिसमें राकेश की मौत हो जाती है। लेकिन पुलिस ने जब फर्दर और पूछताछ की, पता चला ये पिस्टल मृतक लेके नहीं आए थे। ये पिस्टल उस घर में जो रहते हैं पंकज सिंह या पंकज यादव, उनका है। उसके बाद और पूछताछ की गई तो पता चला इस पिस्टल जो ऑलरेडी फॉरेंसिक टीम ने कलेक्ट कर लिया था, उसके अलावा भी इस पिस्टल के एक और मैगजीन है और 3 राउंड्स और इसके अवेलेबल है। फिर इन्हीं की निशानदेही पे ये पिस्टल और ये इसके जो पिस्टल का जो एक्स्ट्रा मैगजीन और इसके जो राउंड्स हैं वो पुलिस ने बरामद कर ली है। चलेंगे अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, जानना ही चाहेंगे क्योंकि हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, लेकिन इस बीच पुलिस का वर्जन भी हमने सुना। सवाल अब बड़ा ये है, आगे किस एंगल से पुलिस तफ्तीश कर रही है? देखिए, बिल्कुल नवजोत, इस पूरे मामले को पुलिस ने बड़ी ही संदिग्धता के साथ लिया है। वो सारे एंगल्स को खंगाल रही है। पहला ये कि रात में ये पार्टी होती है, 5 शख्स वहां मौजूद थे और उसमें से जो पंकज यादव है जो उस फ्लैट में रहता था, उसको बताया जा रहा है कि असला उसके पास था। आपस में इन लोग की बातचीत होती है, क्या किस तरीके से छेड़खानी होती है, क्या ये गलती में गोली चली या वाकई में इसके पीछे कोई साजिश थी, इसका खुलासा होना बाकी है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस तरीके से वो गोली लगी थी। इसके अलावा जो चारों बाकी संदिग्ध हैं जो पुलिस की हिरासत में है, वो ये कह रहे थे कि ये राकेश मृतक के पास ये ये पिस्टल था, लेकिन बाद में क्लियर हो गया कि ये पिस्टल पंकज का था, जिसे जो विनय दूसरा आरोपी है उसने चलाया। तो कई तरह की चीजें से जुड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ है कि एक तरफ सपा नेता के घर में अवैध असला बरामद होता है, तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से देर रात ये पार्टी होती है और वहां हत्या होती है, कहीं ना कहीं और भी गुत्थियां ऐसे सुलझेंगी। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को अपने हिरासत में लिया हुआ है, आरोपियों को, और साथ ही साथ हर एक पहलू पर जांच कर रही है। नजर बना रखिए। शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी अभिषेक इस मामले में जानकारी दे रहे थे। अब बात करेंगे दिल्ली की, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे। काबू करने की कोशिश हुई लेकिन वो नाकाम साबित हुई है। कोरोना के नए आंकड़े डरा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे की बात करें तो 118 लोगों की मौत हो चुकी है और दिल्ली में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद 8041 तक पहुंच गई है। शुक्रवार को एक दिन में 6608 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। कोरोना मामलों की रफ्तार ऐसी है कि सिर्फ 16 दिन में 1 लाख से ज्यादा नए मामले बढ़ गए हैं। एक्टिव केस की बात करें तो यह आंकड़ा फिलहाल 40,900 से ज्यादा है। और इस बीच सख्ती भी हो चुकी है, क्योंकि आज से मास्क नहीं लगाने पर 2000 का जुर्माना लगाया जा रहा है। सिविल डिफेंस की तमाम टीमें सैकड़ों जगहों पर मुस्तैद हैं। आज सुबह हमारे संवाददाताओं ने इसका जायजा भी लिया। नए नोटिफिकेशन के बाद दिल्ली में
अब 2000 रुपए का चालान होगा मास्क न पहनने पर। लेकिन इसके साथ साथ गाइडलाइन में कई और चीजें हैं जो हम आपको दिखाते हैं कि किन किन चीजों पर 2000 का चालान होगा। एक तो अगर आप क्वारंटीन का जो रूल है, नियम है, वो अगर फॉलो नहीं करते हैं तब आपका चालान होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का अगर आप पालन नहीं करते हैं, फेस मास्क नहीं पहनते हैं अगर आप पब्लिक प्लेस पे, वर्क प्लेस पे, इसके अलावा अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे थूकते हुए पाए जाते हैं, कंजम्पशन करते हैं, पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, टोबैको पब्लिक प्लेसेस पे अगर आप खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो भी आपका चालान होगा। तो क्या 2000 का ही चालान होगा इन सारी गलतियों हाँ पे? सर, 2000 रुपये का है, दिल्ली सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है, तो हम उन्हीं को फॉलो करेंगे, है ना। 2000 का ही चालान है। तो आप देख सकते हैं कि न सिर्फ मास्क पहनने पर बल्कि कई सारे और नियम हो गए हैं जिनमें अगर आप थूक देते हैं, सिगरेट पी लेते हैं और पकड़े जाते हैं तो भी आपका 2000 रुपए का चालान होना है। तो दिल्ली में थोड़ा सावधान रहें। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली सरकार अब पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली नोएडा बॉर्डर में काफी सख्त तरीके से चालान कट रहे हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, अगर आप बिना मास्क के घूमेंगे तो आपको 2000 रुपए का चालान अब देना पड़ेगा। रैंडम चेकिंग हो रही है यहाँ पे। केजरीवाल सरकार का मानना है कि 500 से 4 गुना ज्यादा जो चालान की कीमत करी गई है अब 2000 रुपए है, उससे कई लोग अब मास्क पहनने लगेंगे। रैंडम चेकिंग यहाँ पे चल रही है दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे। हर किसी को कहा जा रहा है कि वो अब मास्क पहन के ही अपने घरों से बाहर निकलें। 2000 रुपए का चालान अब यहाँ पे दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे लोगों से लिया जा रहा है। श्रेया पालीवाल, आज तक के लिए, कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ। तो कोरोना महामारी का संकट बेहद सुरक्षित माने जाने वाले संस्थानों में भी घुसपैठ कर चुका है। मसूरी के LBS अकादमी में 33 ट्रेनी ऑफिसर्स कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और उधर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो एक गांव ऐसा है जहां पर हर घर में कोरोना फैलने की खबर है। देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में कोरोना की घुसपैठ हो चुकी है। संस्थान में कोरोना महामारी की चपेट में आने वाले सभी ट्रेनी अफसर हैं। प्रशासन के मुताबिक इस समय LBS अकादमी में 95 फाउंडेशन कोर्स के 428 ट्रेनी अफसर मौजूद हैं। टेस्ट के दौरान 33 ट्रेनी अफसरों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अकादमी को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही अकादमी के 6 आवासीय क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस बीच सभी IAS ट्रेनी अफसर ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। कोरोना रिपोर्ट आने के बाद पूरी अकादमी को सैनिटाइज करने का काम चल रहा है। कोरोना की दूसरी बड़ी खबर भी पहाड़ों से ही है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। जिले में अब तक 856 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है लाहौल के एक गांव थोरंग से। इस गांव में कोरोना हर घर को अपनी चपेट में ले चुका है। बर्फीले पहाड़ों पर बसे थोरंग गांव की आबादी 45 है और एक शख्स को छोड़कर सभी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। जो शख्स सुरक्षित हैं, उसके परिवार के सभी 6 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। भूषण का कहना है कि सैंपल देने वक्त वो पूरे परिवार के साथ एक ही रसोई में एक साथ बैठकर खाते थे। इस रिपोर्ट से वो खुद भी हैरान हैं। जी, हमारे गांव में तो अभी 42 लोगों का वो हुआ था, टेस्ट कराया था। उनमें से लगभग सारे पॉजिटिव आ गए जी, अकेला मुझे छोड़ के। तो मेरे अपने परिवार में देख लो जी, लगभग हम 7 परिवार है, 6 लोग पॉजिटिव है जी। मैं भी उनके साथ में रहा और मेरा बाहर आना जाना रहता है। तो मतलब कि मैं ज़्यादातर मास्क लगाता हूँ, अधिक टाइम के लिए मास्क लगा के रखता हूँ। सैनिटाइजर में हमेशा साथ में रखता हूँ, साबुन रखता हूँ जेब में, और लोगों से थोड़ा अपना डिस्टेंस जो बना के रखता हूँ, 2 गज की दूरी जो कहा है उसको रखता हूँ। शायद इसीलिए मुझे ये अटैक नहीं हुआ, जो कोरोना हुआ ये अटैक मुझे नहीं हुआ। बाकी सारे गाँव वाले पॉजिटिव आ गए। अब हालत यह है कि गांव में अकेले स्वस्थ व्यक्ति को ही आइसोलेशन में रहना पड़ रहा है। दिन भर बिना किसी से मिले खेतों में काम करते रहते हैं। कोरोना पीड़ित गांव अब स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों के सेहत का
अपडेट ले रही है। लाहौल से मनिंदर अरोरा के साथ सुनील सिलवाल, मसूरी, आज तक। दिवाली के बाद कोरोना के धमाकों से दहले गुजरात के 4 बड़े शहरों में आज और कल के लिए कर्फ्यू लग चुका है। अहमदाबाद के साथ सूरत, वडोदरा और राजकोट में सुबह 6 बजे तक दूध और दवाई को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना पर काबू पाने के लिए आनन फानन में लगे इस कर्फ्यू से लोग सख्ते में आ गए। दिवाली के बाद आने वाले शनिवार और रविवार को शादी के लिए शुभ मुहूर्त था। अकेले अहमदाबाद में इन 2 दिनों में 1600 शादियां होनी थी। अब कर्फ्यू की वजह से इनकी शादियों पर ग्रहण लग गया है। ये लोग कर्फ्यू रद्द होने की मांग कर रहे हैं क्योंकि शादी की हर तैयारी हो चुकी है और इवेंट मैनेजमेंट वाले लोगों को पैसे दिए जा चुके थे। लोगों का कहना है कि जब शादी में सरकारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा था तो कर्फ्यू की क्या जरूरत थी। कर्फ्यू लागू होने से पहले कल लोगों ने जमकर खरीदारी भी की, जिससे बाजारों में अच्छी खासी भीड़ रही। अहमदाबाद में बिना मास्क पकड़े गए लोगों के लिए जुर्माना के साथ कोरोना टेस्ट भी जरूरी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी दिवाली बाद कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। एक दिन में 1500 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए। नवंबर के महीने में कोरोना का ये अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3138 तक पहुंच गया है। कोरोना का सबसे ज्यादा असर इंदौर और भोपाल में है। इंदौर में 313 और भोपाल में कोरोना के 378 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने 5 शहरों में रात के कर्फ्यू का ऐलान किया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। ये कर्फ्यू तब तक जारी रहेगा जब तक संक्रमण के मामले कम नहीं हो जाते। इन शहरों में रात के कर्फ्यू के दौरान मालवाहक वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिक भी आ जा सकेंगे। इन पर किसी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। हरियाणा में स्कूल खुलने के 2 हफ्ते बाद ही कोरोना के मामले इतनी तेजी से बढ़े कि सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा। सिर्फ 2 हफ्ते में 335 छात्र और 38 टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब हरियाणा सरकार ने 30 नवंबर तक स्कूलों को फिर से बंद कर दिया है। इस बीच स्कूलों में कोरोना को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग टीमें सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहुंची और बच्चों सहित स्कूल स्टाफ से भी कोरोना के सैंपल लिए। फतेहाबाद से जितेंद्र मोंगा, अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। कोरोना फिर से बेकाबू होता जा रहा है। दिनों दिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इसी पर लगाम लगाने के लिए वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक की। वहीं कई राज्यों ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जो चीनी वायरस साल भर से कहर बरपा रहा है, उसके खात्मे का दिन आ गया है। जो कोरोना वायरस महामारी बनकर टूटा है, उसके समूल नाश का काउंटडाउन शुरू हो गया है। दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस के खिलाफ भारत ने सॉलिड प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी समीक्षा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक की और ट्वीट करके पीएम मोदी ने बताया कि सरकार आगे क्या क्या करने जा रही है। भारत की टीकाकरण नीति को और आगे बढ़ाने के तरीके की समीक्षा करने के लिए एक बैठक की। बैठक में वैक्सीन निर्माण, रेगुलेटरी अप्रूवल और खरीद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम के साथ इस बैठक में पीएमओ के अधिकारी, विदेश सचिव, नीति आयोग के सदस्य समेत कई और आला अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री लगातार वैक्सीन को लेकर समीक्षा कर रहे हैं। उधर राज्य सरकारों ने भी कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ रखा है। लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बाद राज्यों ने अपने अपने हिसाब से कई सख्त फैसले लिए हैं।
अहमदाबाद में सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। देर आए दुरुस्त आए और अब रातों रात सरकार जाग गई है। गुजरात में लगातार कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते अब अहमदाबाद में कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है और जो भी लोग आ रहे हैं नदी के उस पार से, वहां पर उनकी चेकिंग की जा रही है। ध्यान दिया जा रहा है कि उन्होंने मास्क पहना है या नहीं और कहीं वे जरूरी काम से जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, पूरी उनकी इंक्वायरी भी की जा रही है। वहीं सूरत, वडोदरा और राजकोट में आज रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। અમે નિર્ણય કર્યો છે કે સુરત, વડોદરા અને રાજકોટમાં આવતીકાલે એટલે કે શનિવારે રાત્રિ 9 વાગ્યાથી સવારે 6 વાગ્યા સુધી अन्य बीजी कोई जाहेरात न થાય ત્યાં સુધી रात्रि कर्फ्यू जाहिर करवानो हमें निर्णय कर्यो छे। दूसरे राज्यों में भी कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए राज्य सरकार अब कोताही नहीं बरतना चाहती है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान के सभी जिलों में 21 नवंबर से फिर धारा 144 लगाने की तैयारी है, जबकि मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रतलाम और विदिशा में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने पर आज से नाइट कर्फ्यू रहेगा। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। ये तब तक रहेगा जब तक संक्रमण के मामले कम नहीं हो जाते। देश में कोरोना की सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र पर पड़ी है। महाराष्ट्र सरकार मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट सेवा को बंद करने की सोच रही है। दिल्ली और मुंबई के बीच ट्रेन सेवा भी रोकी जा सकती है। उद्धव सरकार इस पर जल्द ही फैसला लेगी। हरियाणा में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। दिल्ली में शादी के समारोह में अब सिर्फ 50 लोगों को ही जुटने की इजाजत है। कोरोना के खिलाफ जंग में सबको वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। पीएम मोदी की बैठक का मकसद साफ है कि सरकार देश के लोगों को जल्द से जल्द कोरोना का टीका मुहैया कराने वाली है, लिहाजा तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। वहीं राज्य सरकार सख्ती के जरिए कोरोना के चक्र को तोड़ने में जुटी है, लेकिन जब तक टीका नहीं आ जाता तब तक 2 गज की दूरी और मास्क ही जरूरी है। अहमदाबाद से सौम्या सिंह, भोपाल से रविशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।